प्रभारी चंद्रहास सिंह और पूर्वांचल के प्रभारी श्रीमान राकेश सिंह तंवर जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित कृपा शंकर सिंह जी, राकेश चंद्र उपाध्याय जी, बिहार से चलकर आए हुए हैं हमारे छोटे भाई प्रेम जी, अन्य तमाम दूर दराज से आए सम्मानित नागरिक हैं। साथियों, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आजादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन हम सब लोगों के लिए आजादी का कोई मतलब समझ में नहीं आता। अभी तक सारा कुछ हम लोगों के खिलाफ करते गए, हम लोग उसको सहते गए। आजादी के पहले 546 रियासतों को हमने एक झटके में सिग्नेचर करके दान कर दिया, लेकिन आज यह स्थिति बना दी गई है कि लोकतंत्र से विश्वास उठने लगा। हमने एक भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, लेकिन आज यहां पता नहीं कितने दलों की सरकार बनती है, कोई फुल मेजॉरिटी में नहीं आता है, और जिसको भेजा भी जाता है वो हमारी आपकी सुनता नहीं। ऐसी स्थिति में सुनाने के लिए जो हिमालय से गंगा निकलने की बात है, तो गंगा तो हरिद्वार में आके ठहरी हुई है, जिनका नाम है राष्ट्रवादी जनलोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माता सत्यवती राणा जी, और गंगा पुत्र भीष्म के रूप में हम लोगों को मिले हैं इस जनलोक पार्टी के संयोजक भाई शेर सिंह राणा जी, और इनके चरित्र और आदर्श को देख के ये हमें लगता है कि नहीं, हम लोगों को एक नई दिशा देने का ये काम करेंगे, जो कि स्लोगन हम लोगों के स्टिकर पे लिखा हुआ है, तिलक तराजू और तलवार हम करेंगे सबसे प्यार। तो हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि जो सबको आपस में समेट सके, लेकर चलने की क्षमता रखता हो, आप उनके साथ जुड़े और उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए राष्ट्रीय जनलोक पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। और रही बात देश की, तो यहाँ केवल कुछ लोगों की सरकार चल रही है। अभी हमारे रविराज सिंह जी ने सारी बातें, देश की तस्वीर आपके सामने रखी, मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूं, और आपको भी यह महसूस हो रहा होगा। सन 70 में इस देश का किसान 3 कुंटल सोना देता था और 3 कुंटल गेहूं दे के 1 तोला सोना लेता था, और आज 30 कुंटल सोना दे के ले रहा है। तो हमको कितना नीचे ले जाया गया, यह समझने की जरूरत है। महंगाई का आलम यह है कि आप डीजल खरीदने में सक्षम अपने आप को नहीं, खेती किसानी वैसे भी हाशिए पर लग गई है। सरकार में आने से पहले इसी भाजपा की सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए, हम किसानों का दुगना कर देंगे, आपके जेब में 15 लाख आ जाए, कुछ देखने और चिन्हों को मिल नहीं रहा है। तो इसी तरह झूठे प्रलोभनों में फंस के हम ऐसी सरकार बना रहे हैं, और अब आपको पहचानने का समय आ गया है कि कौन हमारी उम्मीदों पे खरा उतर सकता है, उसके साथ चलने का पूरा प्रयास करें आप लोग। यही हमारी आपसे विनती है और निवेदन भी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। गाजीपुर से चलकर आए हैं भाई चंद्रशेखर जी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं।
प्रदेश के प्रवक्ता प्रकाश सिंह जी बैठे हुए। प्रकाश सिंह जी, नीतीश जी युवा के अध्यक्ष हैं, ये चंदौली की ही माटी के हैं शायद। मैं जिन लोगों का नाम नहीं ले इस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान शेर सिंह राणा जी, कार्यक्रम में आए हुए नौजवान बंधुओं, किसान भाइयों, बहन भी एक बैठी हुई थी। बहन जी, मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही है, दुकानदार बंधुओं, व्यापारी बंधुओं, पत्रकार भाइयों, ये राष्ट्रवादी पद यह है कि अपने राष्ट्र का वैभव अंतरराष्ट्रीय मंच पर शिखर पर जाए, स्थान शिखर पर जाए, झंडा बुलंदी पर जाए। उसके लिए जो प्रत्येक व्यक्ति भी किसानी से लेके कारखाने में काम करने वाला एक व्यक्ति उस दिशा में लग जाए, उस सोच में लग जाए, उस अभियान में चल जाए, यह सोच ही राष्ट्रवाद है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा। बड़े मंत्री होने के नाते, उन दिनों शायद विदेश मंत्री थे, उन्होंने एक कथा सुनाई, और कथा यह सुनाई कि पृथ्वीराज चौहान को, जिसको गयासुद्दीन गोरी, भ्रम में मत रहिएगा, 2 गोरी थे भाई साहब, जानते हैं, इनकी तो सबके कब्रों पर घुमाए। कपड़े खोजने में 3 महीना टाइम लग गया, कभी पहाड़ पर जाना हुआ, कभी कंदरा में जाना हुआ। शमसुद्दीन गोरी नहीं लेके पकड़ के उनको गया था। 1192 में उसका बड़ा भाई गयासुद्दीन गोरी पृथ्वीराज चौहान जी को यहां युद्ध में पराजित करके पकड़ के ले गया। ठीक कह रहा हूं ऐसा? ठीक कह रहा हूं? और देयक एक जगह है जहां उनको मारने के बाद उनको गाड़ दिया गया। आगे यशवंत सिंह जी बताते हैं कि मोहम्मद गोरी के कब्र के बगल में एक समाधि है पृथ्वीराज चौहान की, जहां जूता चप्पल मारा जाता है, और 2-4 जूते चप्पल मार के तब मोहम्मद गोरी को जाके ताजपोशी होती या फूल चढ़ाया। ये बात जब बाहर आई, तमाम अखबारों में छपी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपी, भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसांगिक संगठन हैं, विश्व भारती सहित, विश्व हिंदू परिषद सहित तमाम लोगों ने आवाज बुलंद। एक यहाँ के राजा को युद्ध में पराजित कर दिया, ठीक है, अपने जगह ले जाके गाड़ दिया, वो भी ठीक है, लेकिन उसको ऊपर जूता चप्पल मारते हो यह कह के कि धोखे से हमारे सम्राट का इसने वध कर दिया, हत्या कर दिया, यह आरोप लगा के, अरे तुम भी तो इसको पकड़ के इसकी आंख फोड़ दिए थे। जब ये बात बाहर आई, तमाम लोगों ने आंदोलन चलाया, बताया कि सत्ता को छीनना इसका मकसद है, क्योंकि सत्ता हमेशा छीनी ही जाती है, प्यार से इसको कोई नहीं देता। ये इतिहास गवाह है, आज तक कोई भी डायनेस्टी ऐसे प्यार मोहब्बत से नहीं बनी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज, हमारा देश, हमारे परिवार और देश के अंदर सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों के साथ न्याय हो और सभी लोग आगे बढ़ें, उसके लिए जरूरत है सत्ता में लेकर आए, क्योंकि इसके लिए जन जागरण करना, लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को जानना, जितना हो सके उसको दूर करना, और जितना ना हो उनसे वादा करना कि आप हमें सत्ता में आने का मौका दीजिए, उसको दूर करेंगे। तो इस उद्देश्य के लिए ये जन जागरण अभियान
जिसकी शुरुआत आज चंदौली के इस पावन धरा से आप सबके आशीर्वाद से शुरू किया गया है और ये यात्रा रोज कहीं ना कहीं जिले में जाकर मेरे द्वारा, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो, चाहे पूर्वांचल का हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे अवध हो, चाहे रोहिलखंड हो, किसी ना किसी जिले में आप मुझे रोज देखेंगे जहां पर इसी प्रकार से हम इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। बस मेरा आपसे एक ही अनुरोध है हाथ जोड़कर कि जिस प्रेम, जिस ताकत के साथ आज आपने अपना समय दिया, मात्र 5 से 6 महीने और आप दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप सत्ता में आए और देश में और प्रदेश में और आपके परिवार में खुशहाली आए, आपके अधिकार आपको मिले, तो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जब मैं आ रहा था तो जिस गाड़ी में मैं बैठा था तो बैठे बैठे मेरी आंखें लग गई, नींद मुझे आने लगी। तो एक भाई आए गाड़ी के पास, उन्होंने कहा भैया दरवाजा खुला हुआ है तो मैं इसको बंद कर देता हूं, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो मैं आपसे बता दूं कि गाड़ी में बैठकर आपको लग रहा होगा भाई राणा जी तो एसी वाली गाड़ी में बैठे थे, हम तो मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे। लेकिन आपका जो भाई है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1.5 महीना हो गया होगा मुझे, मैं करीब 1.5 महीने से कंटिन्यू बाहर हूं। सिर्फ एक दिन घर गया था अभी 4-5 दिन पहले, और सोने का मेरा कोई टाइम नहीं है। 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, 1 बजता है। अभी कल मैं मुजफ्फरनगर में मीटिंग कर रहा था, तो आज आपके पास यहां चंदौली में हूं। कल कहीं होगा तो 2 दिन बाद आप मुझे हरियाणा में देखोगे, फिर 3 दिन बाद लखनऊ में देखोगे। तो मैं ये विचार कर रहा था जब उसने कहा दरवाजा बंद कर देता हूं, तो ये आजकल की जो गाड़ियां हैं ये हमारा एक तरीके से जो हमारे पूर्वज थे, जैसे वो घोड़े पे चलते थे, तो हमने किस्से कहानियों में सुना हुआ है कि जो हमारे पूर्वज थे वो इतने बहादुर थे कि कई कई दिन तक घोड़े पर बैठकर जो है सवारी करते थे और घोड़े पर ही बैठ के सो लिया करते थे, घोड़े पर ही नींद मार लिया करते थे और अपना काम करते रहते थे, आगे बढ़ते रहते थे। तो हम उतने बहादुर तो नहीं है, लेकिन जो आज के घोड़े हैं, ये जो गाड़ियां हैं, तो हम भी इसी में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, लेकिन अपने मंजिल तक जाते हैं और अपना काम करने का प्रयास करते हैं। कर रहा होगा कोई काम, हर एक आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। जब वो इतने हार्ड काम कर सकते हैं तो हम यहां पर शांति से कुर्सी पे नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं। आपको बता दूं, एक यात्रा हमने शुरुआत करी हरियाणा में 2 जून से। आज से 2-3 साल पहले जब राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का गठन किया, निर्माण किया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा भाई राणा जी 2 जून से शुरू कर रहे हो, जून का महीना इतना गर्म होता है, 2 महीने के बाद करना। तो मैंने कहा भाई जो हल्दी घाटी की लड़ाई थी वो जून के ही महीने में हुई थी। कौन से महीने में हुई थी? जून में। मैंने कहा आपके जैसा सलाहकार होता तो महाराणा प्रताप जी से भी कहता ऐसा है जी अभी तो महल में ही बैठते हैं, 3 महीने के बाद लड़ाई करेंगे। ऐसा होता? ये कहोगे नहीं भाई तू 4 महीने बाद आइए, अभी तो बड़ी गर्मी है, 4 महीने के बाद युद्ध लड़ेंगे। हल्दी घाटी की लड़ाई जून के महीने में ही हुई थी। तो ये सत्ता का युद्ध है। इस सत्ता के युद्ध को अगर जीतना है तो इसमें गर्मी, सर्दी, बरसात, रात, दिन, धूप, ये सब आपको साइड करनी पड़ेगी, दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। बस मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के इस अनुरोध को करूंगा कि राकेश तंवर जी ने, जो प्रभारी भी हैं पूर्वांचल के,
जिनको जो जिम्मेदारी दी है, मेरा निवेदन है कि उस जिम्मेदारी को सिर्फ आप निभा दीजिए, तो आपका झंडा खड़ा हो जाएगा इस चंदौली। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा दीजिए, ये मत सोचिए कि वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रहा है। आप अपना काम पूरा कीजिए और आप देखिएगा इस जिले के अंदर जो तीनों विधानसभाएं हैं, तीनों की तीनों विधानसभाओं में चार विधानसभाएं हैं, चारों की चारों विधानसभाओं में आपकी उपस्थिति दर्ज होगी। कहीं पर जीतेंगे तो कहीं पर हारेंगे, लेकिन योद्धाओं की यही पहचान होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हार जीत के भय से आगे आ जाते हैं, हार जीत की चिंता नहीं करते योद्धा लोग। योद्धा लोग तो युद्ध लड़ते हैं और ये समय हम लड़ेंगे, चाहे हारे चाहे जीते। अगर हार जीत की जिसमें भय होगा, डर होगा, अगर मैं हार जीत के डर से घबरा जाऊं तो फिर दिन रात मुझे आपके बीच में घूमने की जरूरत नहीं है। अभी किसी भी राजनीतिक दल से अपने लिए टिकट लूं, शांति से चुनाव लड़ूं आखिरी के 15 दिन और विधायक बन के आपको यहां काम करता हूं। लेकिन उससे मैं जानता हूं कि मैं अपने समाज के लिए, आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस झंडे से मैं जाऊंगा उसकी विचारधारा पर मुझे काम करना पड़ेगा। और जो इस समय विचारधारा उत्तर प्रदेश में चल रही है, कहने को तो लेकिन जिस विचारधारा के साथ वो चलकर सत्ता में बैठे हुए हैं, उस विचारधारा ने विशेषकर क्षत्रिय समाज को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। अभी 4-5 दिन पहले ही कानून बनाया आपके खिलाफ, 4-5 दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए। राज्य सरकार को ताकत दी कि ओबीसी में किन जातियों को रखना है, राज्य सरकार तय करेगी। तो इनके तो बस की कुछ है नहीं। लेकिन अभी जब बहन जी आएंगी, अखिलेश जी आएंगे, तो वो किसको तय और क्या तय करेंगे आपको सबको मालूम। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने विचारों की, अपने स्वाभिमान के लिए इस झंडे को लेकर आए। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे आप बस ये बता दीजिए, हम सब मेहनत करने के लिए तैयार हैं? अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलकर। ये मत कहना भाई दिसंबर में तो भैया बड़ी सर्दी पड़ रही है। भाई ये सर्दी गर्मी कुछ नहीं होती, ये तो जो निकम्मे लोग होते हैं ना, जो कुछ करना ही नहीं चाहते, ये वो बहानेबाज लोग होते हैं, वरना गर्मी सर्दी कुछ नहीं है। मेहनती जीवन में बने तब सत्ता प्राप्त होगी, और उसका सुख जो आपको फिर 5 साल मिलेगा, इसकी कल्पना आप अभी नहीं कर सकते। अगर आप इस चंदौली जिले से एक विधानसभा भी जीत जाएं, मैं कहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश से एक विधानसभा जीत के एक बार उपस्थिति दर्ज करा दो, आपकी बात सुनने लगेगी, आपकी चर्चा, और आप अपनी परेशानियों को उस जगह पर उठाने के हकदार बन जाएंगे जहां पर आज आपकी बात रखने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो मैं दोबारा से बहुत धन्यवाद करता हूं। गर्मी तो वाकई में है ही। मोबाइल ने भी कहा बड़ी गर्मी है, मोबाइल एकदम तप गया मेरा। वो कहने लगा भैया लाइव ही नहीं बन रहा इससे। तो जब मोबाइल ने भी मना कर दिया, जो मशीनरी है, तो आदमी तो बेचारा इंसान है। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। और जो रणजय भाई हैं हमारे वकील साहब, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बड़े भाई साहब नवीन जी, हाँ मैं क्षमा चाहूंगा, मैं